हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। मनी। तो जैसे साइंस में फायर का इन्वेंशन हुआ है, व्हील का इन्वेंशन हुआ है मैकेनिक्स में, वैसे ही मनी का इन्वेंशन हुआ है इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी या फिर कोई भी इकोनॉमी मनी के ऊपर बेस है, जो फंडामेंटल बेसिस है इकोनॉमी का। लेकिन ये पहले से था क्या? नहीं। सबसे पहले कुछ अगर ट्रेड या एक्सचेंज कुछ भी करने के लिए कुछ स्टार्ट हुआ होगा तो वो था बार्टर सिस्टम। पहले मनी जैसा कुछ भी नहीं था, बार्टर सिस्टम एक्सिस्ट करता था। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड। अगर आपके पास राइस है और सामने वाले के पास वीट है तो फिर वो आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेंगे, ऐसा था। लेकिन इस बार्टर सिस्टम की भी कुछ डिफिकल्टीज थी, मतलब प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, lack of measure of value, storage of goods, indivisibility, problem of making deferred payments। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या? अगर मेरे पास राइस है, सामने वाले के पास वीट है, तो मैं राइस दूंगा, मुझे वीट चाहिए, लेकिन सामने वाले को राइस नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, कि अगर आपको राइस चाहिए, राइस देना है, आपके पास राइस है और सामने वाले के पास वीट है, तो आपको भी वीट चाहिए होना चाहिए, उसको भी राइस चाहिए होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी बार्टर सिस्टम में। हमेशा ही जरूरी नहीं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट करे। ठीक है। दूसरा है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो आप हर बार ऐसे मेजर नहीं कर सकते थे कि 2 kg ऑफ राइस है, उसके सामने 2 लीटर्स ऑफ मिल्क है, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे? मिल्क है पेरिशेबल आइटम, राइस है जो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, वो एक दिन में ही खत्म करना पड़ेगा, ये आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो कंपैरिजन नहीं हो पाता था। ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, मतलब अगर आपके पास राइस है, सामने वाले के पास गोट है, तो गोट को कैसे डिवाइड करोगे? क्योंकि आपको सिर्फ 1 किलो राइस चाहिए, 1 किलो के सामने अगर 20 kgs की अगर आपको गोट, मतलब कैसे देंगे? तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स क्या होती है? जो भी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी होती है। मतलब अभी कैसे, अगर आपको कोई टीवी लेना है तो आप ईएमआई पे ले सकते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर आपको टीवी लेना होता और आपके पास सिर्फ टोमेटोज होते, तो आप उसको स्टोर कैसे करते? वो आप, मतलब ये जो डिफर्ड पेमेंट्स है वो कर ही नहीं सकते थे। 1 महीने के बाद और टोमेटोज, फिर और टोमेटोज, फिर टोमेटोज का सीजन ही नहीं है, तो फिर आपकी तो खेती में टमाटर उगे ही नहीं है, तो फिर आप कैसे इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, है ना? सो प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। फिर देखते हैं हम कुछ डेफिनेशंस ऑफ मनी। प्रोफेसर क्रॉथर ने बोला है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज a means of exchange and at the same time acts as a measure of value and store of value। तो मनी एक्सचेंज करने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है, और स्टोर भी कर सकता है वैल्यू। ठीक है। प्रोफेसर वॉकर ने बोला है मनी इज व्हाट मनी डू। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी। तो मनी अभी जो हम देखते हैं, सबसे लेटेस्ट जो है ई रूपी, तो वो पहले से नहीं था ना। उसके पहले करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ऐसे बहुत सारे हुए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई एनिमल मनी से। कहा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, जब ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा था और उन्होंने हंटर गैदरर से थोड़ा एनिमल डोमेस्टिकेशन का शुरुआत किया था। तो एनिमल मनी तो पहले ऐसे ही था कि एनिमल्स देते थे एक्सचेंज में, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होता था वो लेते थे। लेकिन ये तो इंडिविजिबिलिटी का जो मैंने आपको बताया था पहले ही, वो इशू यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। फिर उसके बाद उन्होंने
सोचा कि नहीं कॉमोडिटी मनी लेते हैं, तो उसमें कुछ शेल्स, बीड्स या फिर एनिमल स्किन, एलिफेंट टस्क, ये सब एक्सचेंज करते थे। मतलब 10 शेल्स के लिए 1 kg राइस। तो ऐसे वो कॉमोडिटी मनी यूज करते थे। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम था कि कितने शेल्स और कितने एलिफेंट टस्क आप लाएंगे ना। तो ये था। फिर आया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी जो था वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे मेटल्स है, जो रिसोर्सेस है, वो लिमिटेड है। कितने लोग इसको यूज कर पाएंगे और सबको ये एक्सेसिबल होगा कि नहीं, और उसकी जो प्राइस है वो उसके जो वैल्यू के साथ चेंज होती रहती थी। तो फिर वो फिजिबल नहीं था। ठीक है। फिर आए मेटालिक कॉइन्स, जो हमारे राजा महाराजा इशू करते थे अपना स्टैंप लगा के। जैसे आपने देखा होगा गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे, वो होते थे स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स मतलब क्या, जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती थी। मतलब अगर 1 kg का गोल्ड है या फिर 1 ग्राम का गोल्ड है, तो उस गोल्ड की जो प्राइस होगी वही उस कॉइन की प्राइस होगी। ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी हम लोग मोस्टली टोकन कॉइन्स यूज करते हैं। क्यों? तो उसका भी रीजन वही है कि मेटल स्कार्सिटी जो है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो फिर वो फुल बॉडीड कॉइन्स है वो कम पड़ने लगे। और इसके जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट था, अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो जैसे कि इंडिया है और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है। यहाँ से लोग यहाँ रोज ही ट्रैवल करते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे 5 रुपीज का जो कॉइन था वो फुल बॉडीड कॉइन था। ठीक है। तो यहाँ से इंडिया से जो बांग्लादेशी पीपल जो वर्क करने आते थे, माइग्रेंट्स होते थे, वो यहाँ से 5 रुपीज के कॉइन लेके जाते थे और वहां जाके इसको मेल्ट करते थे। मेल्ट करने के बाद स्मगल करके लेके जाते थे और मेल्ट करते थे। मेल्ट करने के बाद उसके रेजर ब्लेड्स बनाते थे। 2-2 रुपए के 5 रेजर ब्लेड्स बनाते। तो कितना प्रॉफिट हो? 10 रुपीज। 10 रुपीज मतलब 5 रुपीज के लिए 10 रुपीज, डबल उसका हो गया। तो वैसे वो प्रॉफिट कर देते। तो ये स्मगलिंग और ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स को कॉन्सेप्ट हटा के टोकन कॉइन्स स्टार्ट किए बनाना। तो अभी जो 10 रुपीज का हमारा कॉइन है, आपने देखा होगा, तो बीच में कोई अलग मेटल है और ये साइड में कोई अलग मेटल है। क्यूप्रो निकल कॉइन्स जो हम कहते हैं उसको। नेक्स्ट है पेपर मनी। लेकिन ये कॉइन्स का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि कितना कैरी करेंगे। ट्रांसफर में प्रॉब्लम होता था इसका, और इसलिए हमने पेपर मनी का इन्वेंशन किया। तो पेपर मनी कितना भी हम कहीं पे भी ज्यादा क्वांटिटी में लेके जा सकते थे। उसके बाद आया बैंक मनी। तो पेपर मनी का जो इशू है वो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों मिलके करती है, जो कि सेंट्रल बैंक हमारी जो है आरबीआई। ठीक है। फिर 1 रुपीज नोट और ऑल कॉइन्स जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। वो 1 रुपी के नोट पे जो आपने देखा होगा फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है। और जो बाकी सारी करेंसी नोट्स होते हैं हायर डिनोमिनेशन के, 1 के ऊपर के सारे नोट्स जो भी है वो आरबीआई इशू करती है। ठीक है। फिर आया बैंक मनी। बैंक मनी या क्रेडिट मनी आप उसको कह सकते हैं। तो
बैंक में हम मनी सेव करते हैं, इसके डिपॉजिट करते हैं कैश में, और फिर हम जब भी चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं ऑन डिमांड। मतलब आपको खुद जाके करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, भेजने हैं, तो आप उसको चेक दे सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, या फिर बैंक से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो बैंक कर लेगा, खुद आपको ट्रैवल करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो बैंक ने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर दी। ठीक है। सो नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी, जो कि होता है हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो मनी जो है, बैंक मनी, पेपर मनी, कॉइन्स, इन सब में क्या होता था कि स्टीलिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता था। मतलब चुराया जा सकता था। तो हमने क्या किया कि एक कार्ड में, कार्ड को एज ए टोकन हमने ये किया कि जो कार्ड है वो आपके अकाउंट से लिंक होगा, और वहां से आप उसको एक्सेस करेंगे थ्रू पिन कार्ड, पिन कोड, एंड फिर आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो हर किसी के पास नहीं रहेगा, वो आपका सिक्योरिटी कोड रहेगा, तो वो आप ही के पास रहेगा, तो उसमें चोरी होने की संभावना कम रहती है। फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी, जो ई रुपी हम हमारे इंडिया में अभी अभी जो आया है। सो दैट इज इट। तो उसको आप अपने अकाउंट में, वॉलेट में सेव कर सकते हैं। और इसमें ई मनी में, जो पेपर मनी में, अगर आप बैंक बैंक में मनी सेव करते हैं तो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पेपर मनी पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी है उसका प्राइस चेंज भी हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, मतलब अगर डॉलर के कंपैरिजन में, तो भी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना रेट है, जितना वैल्यू उस पे लिखा है। लेकिन अगर बैंक में आप सेव करते हैं, एफडी में या अपने अकाउंट में, तो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, ये भी सिर्फ एक्सेस करने का तरीका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी जो ई मनी है, वो भी आपके अकाउंट में ही रहता है, तो वो एक वॉलेट जैसा होगा, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर क्या होता है? बैक्ड बाय लॉ और कैन नॉट बी रिफ्यूज इन ट्रांजैक्शन बाय एनीबॉडी ऑन एनी ग्राउंड्स। मतलब कोई भी इसका, अगर आप पेमेंट करेंगे अपने जो पैसे है उससे, तो कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। जो भी इंडिया में सारे कॉइन्स और करेंसीज है, तो वो सारे लीगल टेंडर। लेकिन नॉन लीगल टेंडर जो होता है, वो जनरली फाइनल पेमेंट्स के लिए यूज कर होता है। मतलब कोई लीगल कंपल्शन नहीं होता कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। मतलब चेक, डीडी, या फिर आप कुछ भी, बिल ऑफ एक्सचेंज, या बोलेंगे कि मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स, ये जो भी है ऐसे टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। इसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ मनी। क्वालिटीज मनी की क्या क्वालिटीज है? अभी देखा हमने, जनरल एक्सेप्टेबिलिटीज, हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। फिर डिविजिबिलिटी, 100 रुपीज की नोट को हम 10 में डिवाइड कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबल है। कॉग्निजेबिलिटी, मतलब उसका एक कोई सीरियल नंबर होता है जिससे हम उस नोट को पहचान पाते हैं, उस पे जो किसी आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो गांधी जी का फोटो होता है उस पे, तो उससे हम पहचान पाते हैं कि अच्छा ये नोट है। तो हर जगह पे वो होमोजेनिटी होती है उसकी। कहीं पे छोटा नोट, कहीं पे बड़ा नोट, ऐसे नहीं होगा। पोर्टेबिलिटी, हम कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू कल कुछ और, आज कुछ और, ऐसे नहीं होगी। फिर देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के जो प्राइमरी फंक्शंस है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी जो बार्टर में था, गुड्स के बदले गुड्स,
तो वैसा नहीं है, मनी देके आप कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर ऑफ वैल्यू और मतलब क्या, कि अगर इंडिया में रुपीस है, यूएस में डॉलर है, तो आप देख सकते हैं कि रुपीस 100 रुपीज की जो कीमत है वो $1 है, या फिर 80 रुपीज इज इक्वल टू $1। तो उसको मेजर कर सकते हैं। जापान का येन है तो वो इंडिया के कंपैरिजन में कितना है, वैसे आप मेजर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये जो डिफर्ड पेमेंट्स हमने देखा था कि फ्यूचर में कोई भी पेमेंट्स करना है तो आप मनी से कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, उसमें पेरिशेबिलिटी का कोई इशू नहीं आता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई मतलब जो मनी है, जैसे जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा है कि मनी इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, जो सिर्फ प्रेजेंट की वांट्स नहीं सेटिस्फाई करता है बल्कि फ्यूचर के भी वांट्स सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि हम सेविंग्स कर सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसको बैंक में जमा कर सकते हैं वैसे। फिर है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कोई भी हमें अगर घर, एग्रीकल्चरल प्लॉट या कुछ भी ऐसे खरीदना है तो हम उसको खरीद सकते हैं। मतलब अगर मुंबई में घर खरीदा, उसको बेचा, और पुणे में खरीद सकते हैं ना उसको, दूसरा ही घर। जरूरी नहीं कि यहाँ से उठा के लेके जाना है, सिर्फ वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये, फिर हम देखते हैं मनी के कुछ कंटिजेंट फंक्शंस। प्रोफेसर किनली ने कहा है कि मॉडर्न पीरियड में मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सारे ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में मनी का बहुत बड़ा रोल, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जीडीपी, जीएनपी, जो भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे नेशन का, कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने में मनी का बहुत बड़ा रोल है। फिर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स उसको में हम दे सकते हैं ना, जैसे कि लैंड में रेंट मिलता है, लेबर वेजेस, कैपिटल अगर आप सेविंग्स करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर कोई अगर उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो उसका मेजरमेंट, जो नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। किसको कितना इंटरेस्ट दिया, आया, क्या प्रॉफिट हुआ, कहाँ से कितना रेंट मिला, ये सब। फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी जो है वो एक लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। अगर आप बैंक में कोई भी मनी सेव करेंगे तो आप, वो तो आपके बैंक में है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, वही मनी आपका सर्क्यूलेट करेगा, और अगर किसी और को लोन चाहिए तो वो लोन में पैसे देगा। तो ये लिक्विडिटी हो तैयार करता है। मतलब आपका पैसा तो बैंक में ही है, आपने, आप जब चाहे वो उसको ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, लेकिन उतने ही टाइम पे मनी का जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो बना रहता है। किसी और के पास नहीं है तो फिर वो लोन्स लेके अपना जो काम है वो कर सकता है। इसमें बैंक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये नॉर्मल इंसानों के लिए, नॉर्मल बैंक्स। और बैंक्स की कौन सी बैंक होती है, आरबीआई। आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। सो थर्ड, imparts liquidity to wealth.
तो मनी जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट। इसको कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप मनी देके गोल्ड खरीद सकते हो, सेल करना है तो सेल कर सकते हो, और उसके बाद आप जी सैक या टी बिल या कुछ भी ऐसे और कमोडिटीज खरीद सकते हो। कि इतना लिक्विडिटी दूसरा कोई भी चीज नहीं देता है, जो कि मेटालिक मनी और बाकी सब हमने देखा है, एनिमल मनी, कमोडिटी। ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो हमने देखा था कि जीडीपी, जीएनपी, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट, ये सब है। इसका एस्टिमेशन हम मनी के मदद से कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं कि इतना मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम कि कितने कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्लैक मनी। सो ब्लैक मनी का डेफिनेशन इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश, कैश में। ठीक है, कैश। कोई भी बैंक से उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बैंक से होगा तो फिर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको आप, उस पे आपको कोई भी टैक्स देना पड़ सकता है, ये। लेकिन अगर जब आप कैश में करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स जो कैश में होती है वो ब्लैक मनी कहलाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो दुकानदार को कैश देते हैं और कोई चीज खरीदते हैं तो वो इनडायरेक्टली कैलकुलेट होता है, क्योंकि जो शॉपकीपर होता है वो टैक्स पे करता है। और जो भी हम चीजें खरीदते हैं वो एमआरपी होती है। अम, तो उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि अभी उसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम। ठीक है। टैक्स बिना भरे जो इनकम आता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। बोथ लीगल और इलीगल मीन्स से भी हम इसको अर्न कर सकते हैं। ये इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं भरना पड़ता, तो एक्स्ट्रा मनी, इनकम की जो लालच होती है लोगों को, वो फुलफिल होती है। सो इट क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे तो वो सब्सिडीज नहीं दे पाएंगी, और फिर रूरल इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं होगी, तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी में ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है। तो ये है, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी आती है ब्लैक मनी के कारण। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, कि लोगों के पास जो भी होर्डेड मनी है, जो भी ब्लैक मनी है, उनको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने लाया था डीमोनेटाइजेशन, जिसमें 500 और 1000 के नोट्स उन्होंने डीमोनेटाइज कर दी थी। तो ये, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूरल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड thank you for watching this lesson. See you in the